इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। जनशक्ति सर्वोपरि है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। उन्होंने कहा विकास जीता, सुशासन जीता, दिल्ली के भाई बहनों को धन्यवाद। तो विकास के लिए कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ये भी कह रहे हैं, और दिल्ली की सेवा में समर्पित रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये बयान सामने आया है कि दिल्ली के भाई बहनों को धन्यवाद, और ऐसे में ये भी कहा कि जनशक्ति सर्वोपरि है, विकास जीता, सुशासन जीता, दिल्ली के भाई बहनों को धन्यवाद दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ लिखा है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि जनशक्ति सर्वोपरि है, विकास जीता है, सुशासन जीता है, दिल्ली के भाई बहनों को धन्यवाद, विकास के लिए कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्सपर्ट ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिल्कुल, और दिल्ली के चौतरफा विकास की बात की गई है और यहाँ के लोगों के जीवन को बेहतरीन बनाएंगे, ये वादे भी उनकी तरफ से किया गया है। दिल्ली की सेवा में समर्पित रहेंगे। तो ये देखिए तस्वीरें आ रही हैं, जश्न मनाते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता दिख रहे हैं, और तकरीबन 47 सीटों पर बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है, और दिल्ली में अब बीजेपी का राज है। 27 साल का ये सूखा खत्म हो चुका है। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर जश्न में डूबे हुए बीजेपी के कार्यकर्ता। जश्न में डूबे हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तस्वीरें ये बतलाती हैं, दिखलाती हैं और समझाती हैं कि बीजेपी की ये जीत ऐतिहासिक है। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ राघवेंद्र प्रताप सिंह है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे साथ सौरभ दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सौरभ जी, बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। इससे पहले जब हम लोगों ने मुलाकात की थी पिछले डिबेट में, तब आपने एक आंकड़ा तैयार किया था। उस आंकड़े तक तो नहीं पहुंच पाए क्योंकि आपने 50 प्लस बोला था, लेकिन हाँ उसके करीब जरूर पहुंच गए। देखिए, मुझे तो उम्मीद है कि हो सकता हो शाम को होते होते 50 तक पहुंच जाए। 50 का मैंने बोला था, 50 प्लस। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 47 सीटें अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की दिखा रहा है, और ये शाम होते होते हो सकता हो 50 का आंकड़ा छू जाए। बहरहाल देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर जिस प्रकार से दिल्ली की जनता ने उनको अपना आशीर्वाद दिया है इतने प्रचंड बहुमत के साथ, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर जो इतना बड़ा विश्वास जताया है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लिए प्रेरणा स्रोत है कि अब उनको आगे चल करके किस प्रकार से दिल्ली की जनता के लिए विकास के कार्यों को बहुत ही मजबूती के साथ उसको करना चाहिए। बिल्कुल, और ये जिम्मेदारी काफी बड़ी है। हमारे साथ राघवेंद्र प्रताप सिंह भी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। राघवेंद्र जी, कितनी चुनौती है, क्योंकि मैनिफेस्टो में तो बड़े बड़े वादे किए गए हैं, आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं हैं उन्हें बरकरार रखना, और इसके अलावा जो नई योजनाएं बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो में दी गई थी, क्या उन्हें कर पाना आसान होगा? कितनी चुनौती मानते हैं दिल्ली में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक सेवा करने वाला राजनीतिक दल है। जहाँ हमारी सरकार होती है वहाँ हम लोग सरकार के माध्यम से सेवा करते हैं, जहाँ नहीं होती है संगठन के माध्यम से सेवा कर रहे हैं। लगभग आधे राज्यों में हमारी सरकार बनी हुई है। हम लोगों ने जहां जहां घोषणा पत्र के माध्यम से जो जो बातें कही हैं, लगभग उनको पूरा कर दिया। उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ हूँ, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने जो घोषणाएं की थी, पहले साल 90%, उसके बाद दूसरा साल चल रहा, हम लोग 100% जो भी हम लोग घोषणाएं की थी वो सब पूरी कर दिया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणाएं की है उनको 100% पूरा करेगी, और जो योजनाएं वहां चल रही हैं जनहित की, उनमें कतई भी कोई पूर्वाग्रह के चलते कोई उसमें छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जो बेहतर होगा उससे बेहतर काम किया जाएगा। दिल्ली की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व विजय दिलाई है, साथ साथ आम आदमी पार्टी की जो दुर्दशा कर दी है, जो उनकी विचारधारा को नस्तानाबूद कर दिया है, केजरीवाल तक हार गए हैं, इसके अलावा मनीष सिसोदिया हार गए हैं, इसके अलावा संदीप जैन हार गए हैं, तो बचा क्या है आम आदमी पार्टी के बाद? आम आदमी पार्टी को अपनी पार्टी के बारे में, अपने नेताओं के बारे में, अपने कार्यप्रणाली के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। उन लोगों ने किस प्रकार दिल्ली में के लोगों को ठगा, किस प्रकार से दिल्ली के लोगों के साथ बेईमानी की, इसीलिए उनके बड़े बड़े नेताओं। लेकिन राघवेंद्र जी, जरा ये भी बताते चलिए ना कि सीएम कौन होगा? सीएम का चेहरा है, कौन है? नहीं, सीएम तो देखिए, हम लोग कोई एक राज्य के में राजनीति करने वाले राजनीतिक दल नहीं है। हम लोगों का जो
विधायक जो है, विधायक लोग अपना विधानमंडल दल जो है वो तय करेगा, उसी को मोहर लगाई जाएगी। क्या सरप्राइजिंग चेहरा होगा? क्या हमने मध्य प्रदेश में देखा, हमने राजस्थान में देखा, क्या उसी तरह कोई चेहरा होगा क्या, या फिर उस तरह का चेहरा होगा जो हमने हरियाणा में देखा और महाराष्ट्र में देखा? थोड़ा धैर्य रखिए, अभी चर्चा होने दीजिए विधायकों से। कोई हमारी परिवारवादी राजनीतिक दल नहीं है कि अगर सरकार बन गए तो निश्चित रूप से वही व्यक्ति चेहरा होगा। अभी चर्चा होगी, चर्चा महाराष्ट्र की तरह खींचेंगे तो नहीं ना? नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता है। बहुत जल्दी ही विधायकों के साथ चर्चा करके आप सहमति बना दी जाएगी, जल्दी चेहरा सामने होगा, जैसे कि आप बता रहे हैं। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं। यश भारती जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है एसपी के। शेखर कुमार जी जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। शेखर जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से हमने देखा आम आदमी पार्टी की ये जो जितनी सीटों का दावा किया था, ये कहेंगे उतनी सीटें नहीं मिल पाई है, क्या विश्लेषण करेंगे सर इस हार का? देखिए, मेरे हिसाब से इस चुनाव परिणाम को भाजपा की एक बहुत बड़ी जीत समझना चाहिए और इसको आम आदमी पार्टी की इतनी बड़ी हार नहीं समझना चाहिए जितना भाजपा के नेता बोल रहे हैं। क्योंकि अगर आप फाइनली देखेंगे तो इन वोट्स में सिर्फ 2% का अंतर है। भाजपा को जो वोट मिली और आम आदमी पार्टी को जो वोट मिली है, भाजपा के पास सिर्फ 2% का है। परंतु उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि 27 साल के सूखे के बाद अगर ये आए हैं, जिनकी लगातार 7 सांसद पिछले 3 टर्म से दिल्ली में थे, अगर वो 2% ज्यादा वोट लेकर अगर दिल्ली में आए हैं सत्ता में, तो ये बिल्कुल उनके लिए एक बहुत जिम्मेदारी की बात है। हमको इस चुनाव को बहुत एक अलग तरीके से भी देखना है कि ये पहला चुनाव था जो मतलब अन्य राज्यों से बहुत अलग था। अन्य राज्यों में जहां स्कूलों पे बात नहीं होती, हॉस्पिटलों पे बात नहीं होती, प्रदूषण पे बात नहीं होती, यमुना का बार बार मुद्दा उठ रहा है। यमुना जो आगरा में है, क्या वो मैली नहीं है? क्या गंगा जो कानपुर में है वो मैली नहीं है? क्या वहां प्रदूषण नहीं है? लेकिन ये भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से जनता के लिए जो सुविधाएं केजरीवाल सरकार ने जो लागू करी थी, वही भाजपा ने जारी रखने की जो नीति रखी है, बहुत अच्छी बात है। जनता के टैक्स का पैसा उसको बेनिफिट मिलना चाहिए और इसी तरीके के कॉम्पिटिटिव राजनीति होनी चाहिए जो पॉजिटिव। आप यहाँ वोट प्रतिशत का जिक्र कर रहे थे। अगर हम बात करें 2020 और 2025 में, तो आम आदमी पार्टी के तकरीबन 11% वोट कम हुए हैं फीसदी में, बीजेपी के तकरीबन 10% के करीब बढ़े हैं। जिन आप 2% वोट का जिक्र कर रहे थे, तकरीबन 2.33 यानी 2.5% का जो वोट है वो कांग्रेस पार्टी का बढ़ा है। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो शायद नतीजे कुछ और हो सकते थे। देखिए, इसमें मेरे हिसाब से राहुल गांधी जी के लिए समझना बड़ा जरूरी है कि वो मुख्य प्रतिद्वंदी नरेंद्र मोदी और भाजपा को मानते हैं या केजरीवाल को मानते हैं। कांग्रेस अपनी जो देश में जो उसकी स्थिति है उसका सही आकलन नहीं कर पा रही है। कांग्रेस जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है, ये जितनी सीटों पर अगर आप देखेंगे जो बहुत क्लोज मार्जिन से गई है, वो सारी की सारी कांग्रेस को जो वोट्स गई हैं। तो यही बात ये गुजरात में भी इन्होंने गठबंधन नहीं करा, नुकसान उठाया। हरियाणा में भी इन्होंने गठबंधन नहीं करा, नुकसान उठाया जी। इनको क्षेत्रीय दल जितने थे, हालांकि आम आदमी पार्टी अब एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, लेकिन वहां पे स्थिति समझते हुए एक ठीक आकलन करना था, तभी कुछ संभव था। वरना जो भाजपा कहती है कांग्रेस मुक्त भारत, तो आम आदमी पार्टी कर पा रही है कांग्रेस मुक्त। ठीक है शेखर जी, गठबंधन जहां जहां टूटा या जहां जहां नहीं हो पाया वहां पर नुकसान उठाना पड़ा, तो क्या इससे आम आदमी पार्टी कांग्रेस सबक लेगी? आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि गठबंधन हो सकता है अगर किसी और राज्य का चुनाव होता है तो? नहीं, देखिए, इस मामले में अगर आप शुरू से देखेंगे तो कांग्रेस अपने जो एक डोमिनेटिंग भूमिका है वो निभाते रही है। शुरू में इंडिया ब्लॉक की बैठकों में भी नहीं बुलाया इनको, और इनको मतलब उस हिसाब से, मैं अभी आज कुछ और डिबेट्स में भी था, वह कांग्रेस प्रवक्ता बार बार यही कह रहे थे कि केजरीवाल जो राष्ट्रीय नेता खुद को समझता है। अरे राष्ट्रीय दल तो उनको चुनाव आयोग ने बना दिया है, ठीक है, उन्होंने उतने वोट्स लिए, 5 राज्यों में इनके पास विधायक है। तो आपको स्थिति समझते हुए उस तरीके से एक सम्मान देना पड़ेगा हर जगह। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात नहीं है। मैं उस पर आऊंगा शेखर जी, लेकिन यश भारती जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिल्कीपुर थोड़ा समझ लें, क्या हो गया यश भारती जी मिल्कीपुर में?
मिल्कीपुर के लिए भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के महागठबंधन को महाबधाई। जिस तरीके से चुनाव आयोग के साथ गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी ने जो परिणाम हासिल किया है, ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से तानाशाही चलती है। और तानाशाही बहुत दिन तक नहीं चलती। हिटलर को लोग आज नाम लेना पसंद नहीं करते हैं। दूसरी बात, जिस तरीके के चुनाव आयोग के पास समाजवादी पार्टी ने लगातार शिकायत करी और किसी भी शिकायत पे कोई प्रतिक्रिया नहीं, जैसे एक मृत शरीर होता है, मरा हुआ शरीर होता है जो मरने के बाद किसी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं देता है, उस तरीके की भूमिका में चुनाव आयोग दिखा। साफ साफ वीडियो फुटेज दिख रहे हैं। चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में पुलिस हस्तक्षेप कर रही है। एसएसपी अयोध्या पहचान पत्र देख रहे हैं और पहचान पत्र देखने का अधिकार उनको दिया किसने? लेकिन चुनाव आयोग अपने अधिकार क्षेत्र को समझ ही नहीं पाई। तो दिखता है कि महागठबंधन महापरिणाम लेके आया है। हमने देश ने यश जी, अजीत प्रसाद जी, मैं आता हूं। अजीत प्रसाद जी कितने वोटों से हारे? मेरे सवाल का आपने सवाल किया, जवाब पूरा हो जाने दीजिए, आप बोलिए ना। उसके बाद अपन ये जनरल, अगर आप जनरल नॉलेज का कोई गेम खेलना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल खेल सकता हूं। हो सकता है किसी में मैं हार जाऊंगा, किसी में आप हार जाएंगे। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि तादाद हजारों में है, बिल्कुल हजारों में है, 50,000 से ऊपर है, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा। नहीं, सवाल आपका ठीक है ना। हारने को भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी हारे, जमानतें जब्त हुई हैं। जिस तरीके से हार पे प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनका पोषित मीडिया देने की कोशिश कर रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जमानतें जब्त हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो 80 में उदय हुआ, नाम बदलना पड़ा बार बार, लेकिन उसकी जो मुख्य शाखा है, जो मुख्य एक जवाब ले लेता हूं, सौरभ जी से भी ले लेता हूं। सौरभ जी, कभी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया क्या? जिसका सूरज नहीं डूबता था। ये बात कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की। मैं कह रहा हूं वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है झारखंड में या कश्मीर के अंदर। क्या उसने एक बार भी चुनाव आयोग या ईवीएम के ऊपर सवाल उठाए? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतती है लोकसभा में, तब चुनाव आयोग सही था, तब ईवीएम मशीन सही थी, तब प्रशासन सही था। लेकिन एक मिल्कीपुर में जनता का जनमत, देखिए हमारी 60 सीटें आती, माननीय अखिलेश यादव जी ने लोकसभा में कहा तो आप 60 सीटें आती, तो आप गलत वहां पर भी अगर चुनाव आयोग को आप दोषी ठहरा रहे हैं तो आपने सरेंडर क्यों नहीं कर दिया? आप 35-37 सीटों पे सरेंडर कर दीजिए। अभी भी कहिए कि हम जब चुनाव आयोग का जो है सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और वहां से निर्देश पे चुनाव लड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि गलती से अगर गलत आप लोगों ने सीटें जीती है तो 37 सीट सरेंडर कर दीजिए। कमाल है। बताइए, जब अवधेश प्रताप यहाँ से जीत रहे थे उस वक्त क्या इतनी सख्त चेकिंग नहीं थी? यश जी सर, एक जवाब और दे दीजिए। जब अवधेश प्रताप यहाँ से जीते उस वक्त चुनाव आयोग सही था? जो यहाँ से जीत जाते हैं उस वक्त ठीक काम कर रहा था चुनाव आयोग? जी, अवधेश कर रहे हैं आप? जी, सुन पा रहे हैं यश जी, मैं क्या बोल रही हूँ? यश भारती जी, आप ही से सवाल है। हम वही बात कह रहे हैं। हमने जीत पे भी यही बात कही कि हम 60 सीटें जीत रहे थे। माननीय अखिलेश यादव जी ने लोकसभा में कहा इस बात को कि हम ईवीएम से जीत के आए हैं और ईवीएम को हटाने का काम करेंगे। आप जवाब दीजिएगा। अपने मुद्दे से, अपने विषय से, अपनी लड़ाई से पीछे नहीं हटे हैं। हमारी लड़ाई अभी भी उसी बात पे है और कायम है। हम जीते या हारे, लोगों के मूल अधिकार, वोट डालने के अधिकार को अगर छीना जाएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ की जाएगी। किसका अधिकार छीन लिया गया? किसका अधिकार छीन लिया गया? किसका अधिकार छीना गया? चुनाव आयोग का काम है एक बड़ी खबर आ रही है। अरविंद केजरीवाल से मिलने आतिशी पहुंची है। कालका जी सीट से जीत दर्ज करने के बाद आतिशी ने मुलाकात की है। आतिशी ने 3,580 वोटों से रमेश बिधूड़ी को हराया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिल्कुल, और अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंची हैं आतिशी। कालकाजी सीट से आतिशी ने जीत दर्ज की है। आतिशी ने 3,580 वोटों से रमेश बिधूड़ी को हराया है। ये बड़ी खबर आ रही है। कालकाजी सीट से दर्ज कर ली है जीत आतिशी ने, और ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए वो पहुंची हुई हैं। तो आतिशी ने यहाँ पर 3,580 वोटों से रमेश बिधूड़ी को हरा दिया है। और इस वक्त हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं। यश जी, आपसे हम समझ रहे थे कि आखिर आप कह रहे हैं कि जो चुनाव आयोग है उसकी भूमिका निष्पक्ष नहीं है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी का फेवर कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, जिसके चलते ये जो हार हो जाती है ना आपकी, इसकी वजह यही है।
देखिए, लगातार जिस तरीके से लोगों के यहाँ चुनाव की पर्ची पहुंचाने का काम चुनाव आयोग का है, तक ऐलान कर दिया था कि मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम होंगे, क्या कहना चाहेंगे कि कहाँ गया वो सारा कॉन्फिडेंस? अब क्या काफी धरा रह गया दिख रहा है? कॉन्फिडेंस दिखाने में तो उनकी कला है, आम आदमी पार्टी वालों की कला है, और लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि इस बार आम आदमी पार्टी दिल्ली से जा रही है। और जिस दिन जाटों के बारे में अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ कहा था, तो मैंने उस दिन ये भी कहा था कि आप देख लीजिएगा ये सीट भी न्यू दिल्ली से जाट से ही हारेंगे, और वही हुआ एग्जैक्टली। सर, आप खुद ने भी आपने कैबिनेट संभाला अपने कार्यकाल में, अब आपको क्या लगता है कौन सा चेहरा आप देख रहे हैं, कि आप खुद को देख रहे हैं दिल्ली के सीएम की रेस के लिए? वो पार्टी जो निर्णय लेगी वहाँ से, पार्टी जो है वो पहले है, पार्टी क्या निर्णय लेगी उसके हिसाब से आगे की जो उनका मार्गदर्शन होगा उसके हिसाब से आगे चलेंगे। कैलाश गहलोत साहब को सुन रहे थे आप, जो प्रतिक्रिया अपनी दे रहे थे। हम यश भारती जी, आप कुछ कह रहे थे, आप अपनी बातें पूरी कर लीजिए, उसके बाद उसका जवाब राघवेंद्र प्रताप सिंह जी से ले लेंगे। देखिए, चुनाव आयोग का जो काम होता है कि निष्पक्ष चुनाव हो, लोगों के वोट डालने के अधिकार से वंचित ना दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डाल सकें। लेकिन लगातार तो वोटिंग कब हुई क्या मिल्कीपुर में? फिर आपने एक सवाल पे सवाल कर दिया, जवाब नहीं आने दिया मेरा। नहीं, आपका जवाब जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के एजेंट्स को मॉक पोल से बाहर कर दिया गया, अन्य प्रक्रियाओं से पोलिंग बूथ से बाहर कर दिया गया, इस बात की जब शिकायत करते हैं तो चुनाव आयोग कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। मैंने सवाल पूछा कि आईपीएस को, एसएसपी को अधिकार है क्या? राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, जवाब दीजिए इसका। लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं आता। लोगों को वोट डालने के अधिकार से अगर वंचित किया जा रहा है, एक व्यक्ति 6 वोट, अब सुन लीजिए यश भारती जी, बोलिए ना, राघवेंद्र जी को सुन लीजिए ना, इसीलिए कोई विरोध नहीं। अरे सुन लीजिए एक बार, राघवेंद्र जी को सुन लीजिए, फिर जवाब दे दीजिएगा ना। हारे या जीते, लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। लोकतंत्र मजबूत है, लोकतंत्र मजबूत है, लोकतंत्र मजबूत है यश भारती जी, लोकतंत्र मजबूत है, तभी विपक्ष इतनी मजबूती से अपनी आवाज भी उठा रहा है और हर कदम पर। राघवेंद्र जी देखिए, अगर ये जीतते हैं तो लोकतंत्र मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीतता है तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। कमाल का लोकतंत्र है। अरे भाई, अगर आपको सुन लीजिए यश जी क्या बोल रहे हैं। राघवेंद्र जी, आपने अपनी बात जब रखी, किसी ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, सुनिए पहले, फिर उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। तरीका होता है भाई, अगर आपको लोकतंत्र के ऊपर विश्वास नहीं है, एक व्यक्ति 6 वोट डाल रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है? एसएसपी अगर पहचान पत्र देख रहा है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है? दूसरी विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को अगर बाहर कर दिया जाता है पोलिंग बूथ से, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है? ठीक रहा, पीवीएम पे फोड़ेंगे, चुनाव आयोग पे फोड़ेंगे, ये बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में जब मुलायम यादव कोई की सूची सरकार है थी, तो उस वक्त क्या था? गीतू, मुझे लगता है कोई सूची है तो वो सूची बता दीजिए। नंबर 1 चुनाव आयोग, दूसरा प्रशासन, ऐसी कोई सूची तैयार कर की है क्या आप यश भारती जी? परमानेंट सूची है। नहीं, हमने तो सूची दी है ना, सूची है। तरीके बहुत यश जी, कुछ भी गलत हुआ है तो आपको ये राइट है भारत में, तो चुनाव आयोग ने हमसे मांगी वो सूची, अधिकार है, आप चैलेंज कर सकते हैं चुनाव को। यश जी, आपको लग रहा है कोई बेईमानी हुई है, चुनाव आयोग सही नहीं है, तो आप अपना हक मांग सकते हैं, चैलेंज कीजिए इस चुनाव को, निरस्त करवाइए। करेंगे, जनता के बीच में कब करेंगे सर? नहीं, कोर्ट जाएंगे क्या यश भारती जी? कोर्ट जाएंगे क्या? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्या? एक मिनट रुकिए सौरभ जी, आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्या? मैं आता हूं आपके पास। हमें जहां जाना होगा वहां जाएंगे। आप फिर कह रहे हैं जनता के बीच में जाएंगे, उसी जनता के बीच में जिसने आपको हराया है, फिर आप कहेंगे ईवीएम का दोष है। अब अगर आपको लगता है कि आपने फेयर फाइट आपके साथ नहीं हुई है, निष्पक्ष चुनाव आप लोग नहीं लड़ पाए हैं, तो आप जाइए ना, कोर्ट में क्यों नहीं जाते? दिखाने के लिए हम आपकी निष्पक्षता पे सवाल नहीं करेंगे, आपके पैकेज पे सवाल नहीं करेंगे हम। चलिए ठीक है, राघवेंद्र जी आप अपनी बात पूरी कीजिए सर, बताइए। कमाल की बात करते हैं इन लोगों ने। विधानसभा चुनाव में जब बुरी तरह पराजित हुई थी तो अखिलेश यादव ने कहा था हर बूथ से मेरे 3000 वोट चुनाव आयोग ने काट दिया। चुनाव आयोग ने इनसे पूछा भाई बताइए सूची दीजिए, तो ये फर्जी हलफनामे 18,000 फर्जी हलफनामे बनवा करके दे आए। क्या 18,000 हमारा असली भी है? क्योंकि 18,000 वोट काटेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में, वो क्या पूरे 3,000 हो गए क्या? फर्जी हलफनामा की एफआईआर करवाइए,
डबल इंजन की सरकार है, करवाइए एफआईआर अगर हमने फर्जी हलफनामा दिया है तो। फर्जी बातें तो मत कीजिए टीवी चैनल पे बैठ के दर्शकों के बीच में। एफआईआर करवाइए, चुनौती देता हूँ आपको, अगर वो फर्जी एफआईआर करवाइए। जी शेखर कुमार जी कुछ कहना चाह रहे थे, एक बार सुन लेते हैं। शेखर जी, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। मैं क्लियर कर देता हूं, उन्होंने ये भी बोला कि मैं हाई कोर्ट नहीं जाएंगे। उन्होंने बोला हम जनता के बीच में जाएंगे, उसी जनता के बीच में जिस जनता ने इनको हराया है। फिर कह रहा हूं जनता ने नहीं हराया है। हाँ, आप रिपीट मत कीजिए उस बात को। अगर आपको विश्वास नहीं था प्रत्याशी न करा करते, पूरे प्राण लगा दिए। डिम्पल यादव भी प्रचार में गई, अखिलेश यादव सर केवल खड़े हो गए। यश भारती जी, इलेक्शन पिटीशन फाइल होता है ना, इलेक्शन पिटीशन फाइल करवा दीजिएगा कैंडिडेट से, क्या दिक्कत है? एक बार सुन लेते हैं शेखर कुमार जी को। देखिए, मुझे ये कहना है कि चुनाव आयोग का जो काम है वो निष्पक्ष होने के साथ निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। अभी दिल्ली में जो नए वोटर्स जुड़े, अभी आप केजरीवाल जी का मार्जिन देखिए, जो इनके नेताओं ने एक लिस्ट दी थी कि एक घर में जहां 3 वोट होते थे वहां 23 वोट हो गए, 30 वोट हो गए, 40 वोट हो गए, 2 कमरों के मकान में 36 लोग रह रहे हैं। ये सारी सूची थी। लेकिन अगर आप उतनी वोटों को जोड़ लेंगे सिर्फ उन्हीं नेताओं की, तो आपको ये मार्जिन पता लग जाएगा केजरीवाल जी क्यों हारे। मसला ये है कि जो कोर्ट की बात हो रही है, 2019 में बहुत सारी इलेक्शन पिटीशन गई, सुप्रीम कोर्ट गई। चीफ जस्टिस ने सब क्लब करके, उस टाइम गोगोई साहब चीफ जस्टिस थे, और वो एक लाइन में उन्होंने सब क्लीन चिट दे। गोगोई साहब कहां पहुंच गए वो सब जानते हैं। तो मसला ये है कि ये हिंदुस्तान में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर विश्वास बना रहना बहुत जरूरी है। कि आम आदमी पार्टी को चीजें वो आरोप लगा रही है, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, कांग्रेस आरोप लगा रही है। मसला ये है कि एक कोई भी आम आदमी उसको जरूर नजर आए कि संवैधानिक संस्थाएं सच में स्वतंत्र हैं। एक्चुअली दिक्कत ये हो रही है सौरभ जी कि संवैधानिक संस्थाओं को लोग अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं। चूंकि आपने बात सुप्रीम कोर्ट की, इसी सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को रद्द किया था ना, तब तो बहुत ज्यादा वाहवाही हुई थी। एक बार नहीं 42 याचिकाएं ईवीएम को लेकर देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई हैं। चुनाव आयोग की तरफ से डेटा रिलीज किया गया और कहा गया कि जब जब सवाल उठे हैं तब तब सुनवाई भी हुई है और हर याचिका खारिज हुई है। 1-2 बार नहीं, 42 बार। शेखर जी, आप ही कह रहे थे कि क्योंकि ईवीएम पर सवाल उठते हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठते हैं, तो क्या उन्हें सही ठहराया जाना चाहिए? क्या वो फेयर नहीं होते हैं? नहीं, मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग अभी तक अपनी विश्वसनीयता लोगों के बीच में बनाने में नाकाम रहा है। जिस तरीके से इन चुनाव में मशीनरीज का इस्तेमाल हो रहा है, अभी जैसे महाराष्ट्र चुनाव की अभी कल कांग्रेस वालों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और यही सारे आरोप आम आदमी पार्टी वाले उनसे कुछ पहले लगा चुके थे। तो ये इतने नए वोटर आना, कल संजय राउत जी कह रहे थे यही वोटर अब बिहार भी जाएंगे सेम। अचानक इतने वोटरों की तादाद कैसे बढ़ जाती है? क्या ये एक बहुत बड़ा विषय नहीं है जिसपे चिंता करनी चाहिए? अचानक नई दिल्ली विधानसभा में कितने नए वोटर जुड़ गए, अलग अलग विधानसभाओं में कैसे जुड़ रहे थे वोटर्स, कैसे किसी एक आदमी के कहने पर इतनी वोटें कट रही थी जिस आदमी का कोई अता पता नहीं है। तो इस पर अगर कुछ त्वरित कार्रवाई होती, देखिए पूरा मशीनरी इनके पास है। रास्ता क्या है शेखर जी, क्या किया जाए? इन पर कानूनी अगर कार्रवाई हो सकती है। वोटर्स की बात सामने आ रही है तो सर अब क्या कर सकते हैं? नए वोटर्स अगर ऐड हो रहे हैं तो अब क्या रास्ता बचता है? फिर कुल मिलाकर ये माने कि जिसकी सत्ता होगी वही अपना वेरिफिकेशन होती है। देखिए, जब भी कोई इंसान वोट के लिए अप्लाई करता है, वो एप्लीकेशन बीएलओ नाम का एक ऑफिसर होता है, उसके पास जाते हैं, वो घर घर जाके वेरीफाई करता है। वेरीफाई करने की सारी गाइडलाइंस थी वहां पर जी। और इवन चलिए इस चर्चा को जारी रखेंगे सर। माफ कीजिए बीच में रोक रही हूँ, अभी एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आप अपना जवाब पूरा कीजिएगा। देश का दिल मध्य प्रदेश, बेहतर नीतियां, बेहतर परिवेश, इतिहास, संस्कृति और प्रकृति से समृद्ध, अनंत संभावनाओं से भरपूर।
अतिथि देवो भव की परंपरा के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव थामेंगे निवेशकों का हाथ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 24-25 फरवरी भोपाल। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करेंगे गरिमामय शुरुआत। विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाएं, अनंत निवेश। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक महाकुंभ 2025 का साक्षी बन रहा है प्रयागराज का संगम तट। 45 दिनों तक चलने वाले पृथ्वी के सबसे बड़े मानव समागम में करोड़ों श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगाकर बन रहे हैं सांस्कृतिक एकता के सहभागी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व से महाकुंभ बना है दिव्य, भव्य, डिजिटल। कुंभ सहायक चैटबॉट ने 11 भाषाओं में हर सेवा की जानकारी देकर एकता के महासंगम को बनाया है स्वच्छ, सुरक्षित, सुव्यवस्थित। नए घाट, रिवर फ्रंट रोड, पॉन्टून पुल, फ्लाईओवर, चमचमाती सड़कें, पार्किंग, हजारों बस और ट्रेन, नवीन एयरपोर्ट टर्मिनल, आधुनिक टेंट सिटी जैसी सुविधाओं से पुण्य स्नान हुआ है आसान। महाकुंभ का है अटल संदेश, एकजुट हो अपना देश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली ने अपना फैसला सुना दिया है और बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है। शाम 7 बजे का वो वक्त होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं के साथ, बीजेपी के नेताओं के साथ मुलाकात भी करेंगे और फिर कुछ संदेश भी देंगे। डिबेट पे वापस चलते हैं। शेखर कुमार जी, ब्रेक से पहले आप कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात पूरी करिए, फिर सौरभ जी के पास आऊंगा। मेरा ये कहना है कि चुनाव जो है लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा महापर्व होता है। इसका पर्पस यही है कि लोग अपनी सरकार चुने। तो लोग जब अपनी सरकार चुनते हैं तो उनको ऐसा लगना भी चाहिए कि वाकई उन्होंने चुनी है। चुनाव आयोग के जो कार्य प्रणाली है, इस पे समय समय पे प्रश्न आते रहे हैं, जिसका चुनाव आयोग जो है एक बहुत मजबूत तरीके से आंसर देने में नाकाम रहा है। दूसरी बात कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने ही ये किया और सुप्रीम कोर्ट पे ही फलाना आरोप है। तो सुप्रीम कोर्ट को एक व्यक्ति नहीं है, एक चुनाव आयुक्त तो टीएन शेषन थे, तो उस टाइम भी उसको हम चुनाव आयोग कहते थे। क्या उस चुनाव आयोग और इस चुनाव आयोग को आप बराबर कह सकते हैं? क्या जनता ऐसा मानती है? बिल्कुल नहीं मानती। नहीं, लेकिन अगर शेखर कुमार जी आप इस तरह से तुलना करेंगे तो फिर 2015 की चुनावी नतीजों का भी दिल्ली की तुलना कर लीजिए। 67 सीट जब मिली थी, मैं तो आम आदमी पार्टी में उस समय बाहर की तरफ मौजूद था, कई नेताओं से मेरी बात हुई थी, किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह से 67 सीटें मिल जाएंगी 70 में से। और मुझे याद है कि मैं उस समय पार्टी के बाहर रिपोर्टिंग कर रहा था, सभी शॉक थे। नहीं, मैं इस बात को ये कह रहा हूं कि 67 सीटें आई, क्या भाजपा ने कोई प्रश्न उठाया? उस पे नहीं उठाया कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। यहां चुनाव से बहुत पहले आम आदमी पार्टी एक प्रश्न उठा रही है कि हर विधानसभा में कुछ जो बड़ी संख्या में जो वोटर्स का नाम कट रहा है और जो बड़ी संख्या में वोटर्स का नाम जुड़ रहा है, जिनका कट रहा है वो तो वहीं के वहीं है, तो क्यों कट रहा है? देखिए, तो मुझे ये प्रश्न तो पहले उठा, इसको चुनाव आयोग को एड्रेस। पार्टी के प्रवक्ता अब ये जो लगातार प्रशासन को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, लगातार जो है बाकी, तो ये तो पहले भी थे, तब आपके 3 वोट क्यों थी? शेखर जी एक बार सुन लीजिए, सौरभ जी को भी सुन लीजिए। 36 वोटर्स कैसे आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? शेखर जी, मेरा सिर्फ ये कहना है कि क्या इन सब चीजों पर अगर ये समरी रिवीजन के बाद चुनाव आयोग जो समरी रिवीजन करा था, क्या चुनाव आयोग का समरी रिवीजन फेल था? या तो चुनाव आयोग कहे कि हमारा समरी रिवीजन गलत था। मसला ये है कि उन प्रश्नों को जब उठाया गया तो उसका आंसर क्या आया? कल शेखर जी एक बार सौरभ जी को भी सुन लीजिए ना। और इस बीच योगी भी आ गए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं। चुनाव का परिणाम और उत्तर प्रदेश की अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम
का स्पष्ट संकेत कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी जो कार्य पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं, उनकी विजय है। मैं दिल्ली में विजयी हुए सभी प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, रणनीतिकार के रूप में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी समेत केंद्रीय नेतृत्व को 2.5 दशक के बाद दिल्ली में कमल खिलाने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम हुआ है। अब हमारा राष्ट्रीय राजधानी भी विकास, सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ दिल्ली वासियों को प्रदान करने में सफल होगा। पिछले लगभग 2.5 दशक से और पिछले 11 वर्षों से तो जो स्थिति दिल्ली के अंदर पैदा कर दी गई थी, उसने दिल्ली को बहुत पीछे धकेल दिया, जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया। वेलफेयर के नाम पर वास्तविक जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थी, उनसे जनता को वंचित रख करके जिस प्रकार की लूट और झूठ की राजनीति को प्रश्रय दिया, उसका पर्दाफाश हुआ। अब हम कह सकते हैं मां यमुना के तट पर बसी हुई दिल्ली विकास का रसास्वादन करेगी और दिल्ली वासियों को उन सभी वेलफेयर स्कीम का लाभ प्राप्त हो पाएगा जिसमें बैरियर का काम दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 11 वर्षों से कर रही थी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। जनता जनार्दन ने बहुत स्पष्ट किया है कि भले ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी कितना भी झूठ का सहारा क्यों न ले ले, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों ना कर ले, लेकिन जनता जनार्दन उन्हें सबक सिखाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। अयोध्या का ये परिणाम लगभग 61,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभान पासवान की विजय इस बात को प्रमाणित करती है कि जनता जनार्दन का विश्वास डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है। मैं चंद्रभान पासवान की विजयी होने पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारियों को, अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है, उनकी आशा और अपेक्षाओं पर ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार खरा उतरेगी
और झूठ और लूट की राजनीति को हमेशा के लिए पूर्ण विराम देने के लिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश के इन चुनावों ने जो परिणाम दिए हैं वह सचमुच अभिनंदनीय है और एक सुखद भविष्य की ओर हमें ले जाने के लिए एक नई प्रेरणा भी प्रदान कर रहे हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। के देवतुल्य मतदाता ने मोदी जी की गारंटी पे पूर्ण विश्वास दिखाया है। आम आदमी पार्टी के 1 दशक के कुशासन के विरोध में ये चुनाव था और दिल्ली का देवतुल्य मतदाता जानता है मोदी है तो मुमकिन है। आज दिल्ली के देवतुल्य मतदाता के समक्ष बस ये कहूंगी, आप तो आप बांसुरी स्वराज को सुन रहे थे। लोकसभा सांसद है, बीजेपी की खुशी व्यक्त कर रही थी। हमारे साथ सौरभ दुबे जी अभी कुछ कह रहे थे। सौरभ जी, आप अपनी बात को पूरी कर लीजिएगा। बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के अभी प्रवक्ता थे वो प्रशासन की बात कर रहे थे मिल्कीपुर चुनाव में, तो देखिए उसमें उनकी गलती नहीं है। अगर आप कुछ साल पहले याद करेंगे तो कुछ साल पहले तक ऐसा होता आया था जब हमने आजम खान जी का बयान सुना था। वो एक एसडीएम को कहते थे कि तुमको तो मैं कचरे के डब्बे से उठा के लाया था, तुम्हारी पोस्टिंग यहाँ पे कराई थी, आज तुम मुझे ही उंगली दिखा रहे हो। तो इस तरह के तमाम बयान जो है वो समाजवादी पार्टी के नेता जो है वो अधिकारियों को लेकर के देते रहे हैं और जिस प्रकार से प्रशासन का इस्तेमाल जो है पूर्व की सरकारें करती रही है उससे उनके मन में संदेह पैदा होना वो स्वाभाविक है। लेकिन मेरा मानना है कि जिस प्रकार से जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आई है, तमाम प्रशासनिक जो शक्तियां हैं उनको निश्चित रूप से उनके ऊपर पूरी व्यवस्था छोड़ दी गई है। इसीलिए आज आप देखते हैं कि जिस प्रकार से माफिया राज था, माफिया राज, गुंडा राज, वो सब खत्म हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि अगर देखिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप आरोप लगाएंगे कि चुनाव आयोग से मिल करके, तो मुझे एक बात बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी ने खुद को हरवा लिया लोकसभा के चुनाव में? मतलब सीटें जो कम करवा ली भाई, अगर वो 240 पे आ रहे हैं तो अब पूर्ण बहुमत के आंकड़े 282 से क्या भारतीय जनता पार्टी 400 पार थी, भारतीय जनता पार्टी ने खुद से कम करवा ली। देखिए ये कहना मुझे लगता है कि जो एक ईवीएम, शेखर कुमार जी मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, वो 400 पार वाली बात पे मुस्कुरा रहे हैं। सौरभ जी जो थे उस बात को उन्होंने नजरअंदाज करके आगे बढ़ गए। देखिए कोई भी पार्टी होती है, एक अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करती है। जो पार्टी 2 बार से पूर्ण बहुमत से चुन करके आ रही है उसने अगर अपने लिए बड़ा लक्ष्य रखा है तो उसमें कोई दो राय नहीं है। क्या अरविंद केजरीवाल जी इस बार क्या 60 सीटों के लिए नहीं लड़ रहे थे? पुराने बहुमत से ज्यादा के लिए लड़ रहे थे ना, 50 सब 62 से ज्यादा के लिए। कोई भी जो पार्टी जीतती है वो उससे ज्यादा लक्ष्य रखती है। लेकिन जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, अगर आप उसका सम्मान नहीं करेंगे राजनीति में तो निश्चित रूप से जनता किस प्रकार से, क्योंकि जनता देखिए लाइन में खड़े होकर के घंटों जो वोट डालती है अपना, अगर आप इस तरह से प्रश्न चिन्ह उठाएंगे तो वो जो जनता है, जनता जनार्दन जो आपको चुनाव वोट डालने के लिए आती है, कहीं ना कहीं आप उसका अपमान कर रहे हैं। चलिए राघवेंद्र जी से सवाल कर लेते, काफी देर से उनसे प्रश्न नहीं हुआ है। राघवेंद्र जी ये बताइए, सर ईवीएम को लेकर हमेशा सवाल उठते हैं, फर्जी वोटिंग को लेकर उठे हैं, इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि नए वोटर्स ऐड हो गए हैं दिल्ली के उसमें बताइए संदर्भ में। चुनाव आयोग जब इन लोगों को बुलाता है तभी राजनीतिक दलों को कई बार आह्वान किया है, कार्यक्रम रखते हैं, बोले आप आइए जरा ये हैक करके बताइए इसमें किस प्रकार से गड़बड़ी कर देते हैं, आप गड़बड़ी करके दिखाइए। तो उस समय कोई भी नेता, कोई भी जो एक्सपर्ट जो अपने आपको ईवीएम का एक्सपर्ट कहता, कोई नहीं जाता। और जब ये चुनाव होता है, चुनाव प्रत्याशी हार जाता है, उसके बाद ये इस प्रकार के आरोप लगते हैं। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या अन्य विपक्षी दल जो बार बार चुनाव हार रहे हैं वो अपने कृत्यों के आधार पर हार रहे हैं, चुनाव में नहीं जाते हैं। गलत अपने जो जिस प्रकार की सरकारें चलाई हैं उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें देखा है। आप देखिए ये रटी रटाई भाषा, वही रटी रटाई भाषा। अरे भाई अगर आपको लग रहा था मिल्कीपुर में हम गलत कर रहे हैं, ये चुनाव आयोग कुछ गलत कर रहा है, आपको नहीं उतारना चाहिए। प्रत्याशी में उतारा, पूरी क्षमता से चुनाव में लड़ाया, जब वो हार गए तो अपना माथा पीट रहे, कह रहे ईवीएम में गड़बड़ कर दी गई, चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है, चुनाव सुनने का दुरुपयोग किया गया, पुलिस फैसला का दुरुपयोग किया गया। ये सिर्फ वाहियात बातें हैं, ऐसा करना खरीद संभव नहीं होता। लेकिन राघवेंद्र जी एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि जब अयोध्या की सीट आप लोगों ने नहीं जीत पाए थे लोकसभा में, तब मुझे ध्यान में है कि वहां के जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं उनको हर जगह लेकर जाया जा रहा था समाजवादी पार्टी द्वारा, और ये दिखाया जा रहा था
कि जो राम मंदिर बना अयोध्या में, जो बीजेपी ये क्लेम करती है कि उसमें उनकी अहम भागीदारी रही, वो सीट वो हार गए। अब उसी अयोध्या लोकसभा की मिल्कीपुर जो विधानसभा सीट है वो जीत गए। तो क्या आप भी इस तरह का कोई दिखावा आने वाले समय में करेंगे क्या कि देखिए हमने ये सीट जीत ली? नहीं, ये हल्की बातें होती है। देखिए, कभी गाड़ी नाव पे, कभी नाव गाड़ी पे। लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है, इसको स्वीकार करना चाहिए, मुक्त कंठ से स्वीकार करना चाहिए। हम लोग क्या सभी सीटें चुनाव जीत जाते हैं क्या? हम लोग भी चुनाव हारते हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोग लोकसभा में जितनी हम लोगों ने लक्ष्य रखी थी उधर लक्ष्य बिल्कुल। और यही सवाल मेरा शेखर जी से है सर। शेखर जी से मेरा यही सवाल है कि सर विकास, गुड गवर्नेंस, एंटी इनकम्बेंसी, ये सब फैक्टर्स कहाँ हैं सर? फिर या तो यही माना जाए कि जो भी पार्टी सत्ता में है वो उसी तरह से आगे बढ़ती जाएगी अगर हम ईवीएम पे सवाल उठाएंगे, चुनाव आयोग पे सवाल उठाएंगे। देखिए, आप अगर मेरी बात को ध्यान से सुन रही होंगी तो मैं सिर्फ, मेरा कहने का एक ही तात्पर्य था कि कुछ अलग अलग मीन्स होते हैं चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के, वो मीन्स लगातार इस्तेमाल में है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात, किसी की वोटें कम हो रही है, एंटी इनकम्बेंसी होती है, वो भी जाहिर सी बात है, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इवन केजरीवाल जी, इस बार उनसे पूछा गया कि आप कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हो, उन्होंने कहा 55। उन्होंने 67 या 62 वाला फिगर नहीं बोला। लेकिन जो सवाल जो उठे हैं वो सवाल बड़े स्पेसिफिक है कि वोटर्स के नाम कटे या नहीं कटे बड़ी संख्या में, और अचानक वो जो, और पूरे साल में जितने वोटर नहीं जुड़े वो अचानक लास्ट के 15 दिन में कैसे जुड़ गए? चुनाव होने की घोषणा के बाद जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया तो उसके बाद जिन लोगों ने नाम कटवाने की एप्लीकेशंस दी वो तो उन पते पे पाई नहीं गए वो लोग। चुनाव आयोग ने क्या किया? फिर वो जो वोटर्स जुड़े हैं इतनी बड़ी तादाद में लास्ट के 15 दिन में कैसे आ गए जो 5 साल में नहीं थे? अब मसला ये है कि कोई भी पार्टी जीते, लेकिन जीते वो उस तरीके से कि वोट देने वाले एक आम मतदाता को लगे हाँ मेरा वोट देने का कोई फायदा है। अभी आप एक बात देखिए कि पढ़ी लिखी दिल्ली में या पूरे हिंदुस्तान में अब एजुकेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जगह जगह हर तरीके के मीन से, क्यों मतदान का प्रतिशत बढ़ क्यों नहीं रहा है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्यों लोग घर से नहीं निकल रहे, क्यों उदासीन बैठे? उनको लगने लगा है कि हमारे वोट देने का कोई फायदा नहीं है। आप नोटा पे पढ़ने वाले वोटों की संख्या देख लीजिए कैसे बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? कौन है पढ़े लिखा आदमी कहते हैं सब एक जैसे। तो इस टाइम पर ये जो लोग हैं जो मतदान देने के लिए नहीं निकल रहे, जो नोटा दबा रहे, ये राघवेंद्र जी इसका जवाब ले लेते हैं। राघवेंद्र जी, सवाल पैदा आप सुन रहे होंगे शेखर कुमार जी को, कई सारी बातें उन्होंने कही, उस पर आपकी प्रतिक्रिया? जी देखिए, ये हमें लग रहा है कि व्यवहारिक बात नहीं है। व्यवहारिक बात तो ये है, वोटर चुनाव डालने में निकलता है। जैसे दिल्ली प्रदेश में चुनाव हुआ, एक खास सीट पे जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, मैं स्पष्ट करता हूँ, बड़े पैमाने पर वोट डालने निकले। तो इसका क्या कारण है? दूसरी जगह थोड़ी सी निरस्ता रही। देखिए, ये आरोप लगाना कि वोटर इसलिए नहीं निकल रहा है कि उसे पता है कि धांधलेबाजी हो रही है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। इंदिरा गांधी प्रयास कर चुकी है 1977 में, ऐसा कहीं होता कुछ नहीं है। 10-5 वोट जरूर इधर उधर हो सकते हैं, इतनी बड़ी संख्या में, जैसे मिल्कीपुर में 61,000 वोटों में कोई आ रहा है, तो ये क्या कहा जाए इसको? चुनाव आयोग ने ऐसा कर दिया, ये चुनाव मशीनरी के माध्यम से हार गए या उत्तर प्रदेश की सरकार को हरा दिया, ये वाहियात बातें हैं। इस प्रकार का कहीं कुछ नहीं होता है। आप लोग इस तरीके का आकलन करते हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। लोकतंत्र की व्यवस्थाएं हैं, ईवीएम से बेहतर व्यवस्था हो नहीं सकती है। चुनाव आयोग बेहतर तरीके से काम करता है। चुनाव आयोग अपने चाहते हुए भी लगाकर इतनी पूरी तरीके से किसी वक्त को पराजित नहीं कर सकता है। ठीक है, शेखर जी जवाब देना चाह रहे हैं, उनसे जवाब लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा, जल्द हाजिर होते हैं। और खूब मजा उठाएं, गेम की रोमांचक दुनिया का मजा लें। मर्द गेम को भावनाओं के साथ खेलें। देश का दिल मध्य प्रदेश, बेहतर नीतियां, बेहतर परिवेश, इतिहास, संस्कृति और प्रकृति से समृद्ध, अनंत संभावनाओं से भरपूर, अतिथि देवो भव की परंपरा के साथ
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव थामेंगे निवेशकों का हाथ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 24-25 फरवरी भोपाल। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करेंगे गरिमामय शुरुआत। विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाएं, अनंत निवेश। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम महाकुंभ प्रयागराज में अग्नि सुरक्षा के लिए 24 घंटे सतर्क और तत्पर है उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा बल। आप भी रहें जागरूक। कुकिंग गैस में अच्छी गुणवत्ता वाले एलपीजी पाइप और रेगुलेटर का प्रयोग करें। रसोई घर का निर्माण टीन शेड में करें। उपयोग के बाद रेगुलेटर नॉब से गैस सप्लाई बंद करें। एलपीजी गैस की गंध आने पर तुरंत रेगुलेटर व गैस स्टोव बंद करें। टेंट में एलपीजी गैस और ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग न करें। शिविरों में मानक के अनुरूप बिजली के कार्य कराएं। उच्च रेटिंग वाले MCB ESCB का प्रयोग करें। सर्किट, बल्ब, ट्यूबलाइट के मध्य कम से कम 15 सेंटीमीटर की दूरी सुनिश्चित करें। अपना कर यह आसान उपाय महाकुंभ को बनाए सुरक्षा का पर्याय। स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित महाकुंभ 2025 प्रयागराज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजे को लेकर हमारी सहयोगी दृष्टि गुप्ता ने लोगों से बातचीत की है, लोगों की राय जानी है। क्या कुछ कहा दिल्ली के लोगों ने, वो आपको सुनवाते हैं। अब बीजेपी दिल्ली की सत्ता में आ चुकी है, क्या सोच रहे हैं आप? देखो जी, दिल्ली की जनता तो चेंज चाहती थी, क्योंकि उनके जो वादे थे उनमें कुछ भी सच नहीं था। जो कुछ करते थे उल्टा होता था। शुरू से आप देख लीजिए, आम आदमी पार्टी ने जो बोला वो उल्टा ही हुआ उनका। मैं कांग्रेस को समर्थन नहीं लूँगा, कांग्रेस से समर्थन लिया। फिर उसके बाद मैं जमुना साफ़ कर दूँगा, कुछ नहीं हुआ। जनता सब देख रही है। जनता तो 5 साल के बाद ही साफ़ करती है, तो उन्होंने साफ़ कर दिया। तो चेंज चाहते थे, 10 साल उन्होंने कुछ किया नहीं, तो आप कितनी देर और टाइम देंगे? तो अब क्या लगता है, जब बीजेपी आ चुकी है तो अब क्या आपको फ़ायदा लग रहा है? किस तरह से दिल्ली बदलेगी? मोदी जी ने बोला है कि हम दिल्ली बदलेंगे। तो जो मोदी जी ने वादे किए हैं वो पूरा करेंगे तो दोबारा जनता उनको लाएगी। अगर फिर ये भी ऐसा करेंगे तो फिर इनके साथ भी अगला नेक्स्ट ईयर होगा। यही है। आपको लग रहा था कि बीजेपी आएगी तो कुछ अच्छा हो सकता है, या किस तरह का बदलाव आपको लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। बीजेपी के आने से ही सारे काम होंगे, क्योंकि अभी इन्होंने जो भी वादे किए थे वो कोई पूरे नहीं किए। ना जमुना जी की सफाई हुई, ना दिल्ली की सड़कों की हालत ख़राब है। लोग सब जगह जाओ, आना जाना सब बेकार हो रहा है। वैसे अब जो है ये आई है तो लोगों को बहुत उम्मीद के साथ लोगों ने उनको चुन के भेजा है, और जो है और इतने दिनों बाद इनको मौका मिला तो ये काम जरूर करेंगे। क्या आपको लगता है कि बदलाव की दिल्ली की जनता को जरूरत थी, और अब बीजेपी के आने के बाद किस तरह की? बिल्कुल ही जरूरत थी मैम दिल्ली की जनता को बदलाव की, क्योंकि एक सरकार दूसरे सरकार के ऊपर डालती थी कि ये केंद्र हमारे को काम करने नहीं देता है, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, इसी वजह से हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब ऐसा है कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार रहेगी और राज्य में भी बीजेपी की मतलब अब डबल इंजन की सरकार है, तो सरकार रहेगी तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो दिखने को मिलेगा ही मैम। और मैम केजरीवाल ने जो भी काम किए अपने, जो भी जैसा भी किया, उन्होंने तो शुरू से ही झूठ का सहारा लिया। वो अन्ना हजारे के सहारे इस राजनीति उसमें आए, जिनका था कि हम करप्शन नहीं करेंगे, और सबसे बड़ा करप्शन इन्होंने शराब घोटाला में किया है। अगर कुछ नहीं होता तो ये जेल क्यों जाते? कुछ ना कुछ तो था तभी ये जेल गए। अब जब गए तो ऐसे इनका साथ तो पब्लिक देगी नहीं, कुछ ना कुछ तो इसने किया, उसका जवाब जनता ने दे दिया उन्हें। और बीजेपी आई है तो मैम इसकी खुशी हम सबको है, और हम सब मतलब चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार दिल्ली बाहर के लिए भी बहुत कुछ किया उन्होंने, उसी तरीके से दिल्ली में भी बहुत कुछ करे। देश को और दिल्ली की जनता को बहुत उम्मीदें हैं भाजपा की सरकार के साथ कि अगर डबल इंजन की सरकार आती है तो नए विकास कार्य जरूर होंगे, और मोदी जी पे सबका भरोसा है। लेकिन फिलहाल चूंकि लोग परेशान थे केजरीवाल से, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए, और उनकी सरकार कई घोटालों में भी लिप्त पाई गई। कैमरामैन मृत्युंजय के साथ दृष्टि गुप्ता, इंडिया डेली, दिल्ली।